हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम CUET एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस के सोल्व कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस में अपन सेल बायोलॉजी के पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। उन क्वेश्चन का हमारा टॉपिक था जिसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अलावा प्रोटीन सॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और उन टॉपिक्स के बारे में हमने बात की थी। आज मैं आपके लिए सेल बायोलॉजी का ही नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल साइकिल। यानी कि आप ये देखिए, सेल बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो कहाँ से हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, उनके फंक्शन, उनकी मैकेनिज्म, उनसे रिलेटेड आए हैं। उसके बाद में सेल साइकिल भी ठीक ठीक इंपॉर्टेंट रहता है। सेल साइकिल हर एग्जाम के लिए वैसे इंपॉर्टेंट ही रहता है। उसके अलावा हमने बात की थी जूलॉजी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो है एनिमल डाइवर्सिटी, यानी वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। तो उसके क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे। आज हम सेल बायोलॉजी के अंदर जो बचा हुआ पोर्शन है, कौन सा बचा था? सेल ऑर्गेनल और सेल साइकिल, उसके अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि सारे सेल ऑर्गेनल्स को अपन पढ़ें और उसके साथ साथ उसको सोल्व करें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सामने है जिसके अंदर वोल्टेज गेटेड की कोई बात हो रही है। वोल्टेज डिपेंडेंट एनाइन सेलेक्टिव चैनल्स, जिसको क्या कर रहे हैं? कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर विशेष बात क्या है, हमने वोल्टेज गेटेड की बात की थी। वोल्टेज गेटेड की बात हमने क्या की थी कि एक इस प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार से कुछ चैनल्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है और ये क्या बोल रहा है? वोल्टेज गेटेड, यानी कि चार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो ये क्या बोल रहा है कि सेलेक्टिव चैनल्स, एनाइन सेलेक्टिव चैनल्स हैं। एनाइन और कैटाइन का मतलब आप समझते होंगे। एनाइन का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैटाइन का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई नेगेटिव चार्ज को ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब कोई विशेष बात यहाँ पर दी हुई नहीं है और विशेष बात जब यहाँ पर नहीं दी हुई है तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पोरीन प्रोटीन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पर पोरीन प्रोटीन होती है जो मॉलिक्यूल्स को नॉन स्पेसिफिकली क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि पोरीन प्रोटीन एक प्रकार से खुले गेट होते हैं जिससे कुछ छोटी साइज के मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी भी यहाँ से निकल सकता है, कुछ चार्ज मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से निकल सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से निकल सकते हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात आपने पहचानी कैसे? यहाँ पर कोई विशेष बात दी हुई नहीं है और हमारे ऑप्शन में आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, यही हमारा ऑप्शन होगा। अगर विशेष रूप से नाम दे देता कि जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात करते, आउटर मेम्ब्रेन की बात यहाँ पर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कोई खास बात नहीं दी हुई है। देखिए, एक तो होता है पोरीन प्रोटीन, एक होता है एक्वापोरीन। एक तो क्या होता है? पोरीन प्रोटीन और एक होता है एक्वापोरीन। ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। पोरीन प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और ये बीटा शीट से, यानी कि इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखो तो ये किससे बनता है? बीटा शीट। बीटा शीट से बनता है, प्रोटीन से बना हुआ है। या हमने देखी थी ट्रांसपोर्टर सारे प्रोटीन के ही बने हैं, लेकिन ये विशेष रूप से किससे बना है? बीटा शीट से। एक्वापोरीन जो है वो NPA, एस्पार्जिन, प्रोलिन, एलानिन, 3 एमिनो एसिड की विशेष सीक्वेंस से ये बना हुआ होता है। यानी कि ये किससे बनता है? अल्फा हेलिक्स से। एक्वापोरीन जो है वो यूकेरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और एक्वा का मतलब होता है पानी, यानी ये पानी को ही ट्रांसपोर्ट होने की अनुमति, परमिशन देता है। तो पोरीन प्रोटीन है प्रोकैरियोट्स पर, आउटर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जो नॉन स्पेसिफिकली एक सेम साइज के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट होने की परमिशन देता है। लेकिन एक्वापोरीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यूकेरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जो पानी को रिलीज करता है। यानी पानी इससे ट्रांसपोर्ट हो सकता है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, क्योंकि पानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि पोलार है, नेचर में पोलार है। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन पोलार है। इसका मतलब इसको भी किसकी जरूरत है? ट्रांसपोर्टर की जरूरत है। इसके ट्रांसपोर्टर को एक्वापोरीन कहते हैं। तो ये कई बार पूछ लेते हैं। पोरीन प्रोटीन है वो बीटा शीट से बनती है और एक्वापोरीन की स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स, दोनों प्रोटीन से ही बनी है। और बहुत बार ये पूछा गया है कि इसमें एक विशेष एमिनो एसिड की सीक्वेंस होती है NPA, या ध्यान रखना एस्पार्जिन, प्रोलिन, एलानिन। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन इसके अंदर सही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि सेल्यूलर ऑर्गेनल्स है,
कुछ सेल्यूलर ऑर्गेनल्स है जो हमारे अंदर कैल्शियम आयन का रेगुलेशन करते हैं। कैल्शियम आयन का रेगुलेशन करेंगे। कैल्शियम आयन के रेगुलेशन के मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन हैं जो कैल्शियम आयन से रेगुलेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की भी बात कर लो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की भी बात कर लो, या फिर आप जो नर्व इम्पल्स की भी बात कर लो। बहुत सारी हमारी बॉडी के ऐसे फंक्शन हैं बोन्स के अंदर कि कैल्शियम आयन उनको कंट्रोल करता है। इसका मतलब हमारी बॉडी कैल्शियम आयन का पूरा ध्यान रखती है। इसीलिए तो हमारी बोन के पास ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं। कैल्शियम आयन को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने हार्मोन्स का अलग अलग हार्मोन्स का नाम सुना है, जैसे एल्डोस्टेरोन है, ये भी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा पैराथॉर्मोन, एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है, वो भी कैल्शियम आयन का होम्योस्टेसिस बैलेंस रखता है। कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन भी कैल्शियम आयन को बैलेंस करता है। तो बहुत सारे हार्मोन हैं जो कैल्शियम आयन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन कैल्शियम आयन से ही रेगुलेट होते हैं। अगर कैल्शियम आयन इम्बैलेंस हुआ तो बहुत सारी डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो हम डेली रूटीन में करते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि इनफर्टिलिटी भी आएगी, फर्टिलाइजेशन सक्सेस नहीं होगा तो वो तो चलो बहुत दूर की बात है, इतना जल्दी ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कैल्शियम आयन की कमी हुई तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मतलब इसको बैलेंस करके बॉडी में ठीक से रखना जरूरी है, स्टोर करना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में अगर इसकी जरूरत पड़े तो तुरंत प्रभाव से इसको काम में ले लिया जाए। तो क्या बोल रहा है, सेल्यूलर ऑर्गेनल यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनल जो किसको कंट्रोल करता है, कैल्शियम आयन के लेवल को कंट्रोल करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। सबसे ज्यादा कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस प्रकार से गलत हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया एंड वेसिकल्स ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया वैसे भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में अपन कुछ न्यूरॉन्स की भी बात करते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर बात करते हैं कि न्यूरॉन के अंदर भी कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन वहां पर किसकी बात करते हैं, न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही दूसरा नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी उसको अपन क्या नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए इसी की एक बहन मान लो, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, तो इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन मान लो, या फिर विशेष रूप से न्यूरॉन की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको अपन नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए न्यूरॉन की अगर बात है विशेष रूप से, तो आपको क्या करना है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक का मतलब आपको समझ जाना है कि ये न्यूरॉन की बात हो रही है। और अगर नॉर्मल बात है तो किसकी बात है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन स्टोर कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बैलेंस करके रख रही है। ये ध्यान रखना, कम या ज़्यादा होने पे ऐसा बात नहीं है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो गई तो इसमें फिर सबसे बड़ा रोल होता है आपकी बोन्स का। मान लो बोन के अंदर ओस्टियोब्लास्ट होता है, ओस्टियोक्लास्ट होती है। जो ओस्टियोब्लास्ट है, अगर मान लो आपकी बॉडी में कैल्शियम आयन ज़्यादा है तो वो बोन बन जाएंगी, कैल्शियम फॉस्फेट से हमारी बोन बनती है। तो कैल्शियम आयन ज़्यादा होगा तो बोन मजबूत हो जाएंगी। ओस्टियोब्लास्ट सेल है वो कैल्शियम आयन का वो ऐड करके और बोन मजबूत हो जाती हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल ये काम करती हैं। लेकिन अगर मान लो आपके ब्लड में या आपकी बॉडी में कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी तो ज़रूरी है, तो बॉडी को तो कैल्शियम आयन चाहिए, आप बाहर से ले नहीं रहे, बॉडी में कमी चल रही है, तो बोन की ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है जो बोन से वापस कैल्शियम आयन को हटाती है। इसीलिए बोन हमारी फ्रेगाइल हो जाती है। तो जैसे मान लो कैल्शियम आयन की बॉडी में कमी हुई तो वो बॉडी में कमी नहीं होगी, बोन पे कमी होगी। क्यों होगी, क्योंकि बॉडी में तो पूर्ति कहाँ से हो गई, बोन से हो गई। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कैल्शियम आयन की कमी होना, इनडायरेक्टली बोन में कमी आना या बोन में कमजोरी होना, क्योंकि बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन प्रॉपर रहेगा। अगर कमी है तो वो कहाँ से आएगा, बोन से आएगा। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर इवेंट हो रहे हैं। सेल के अंदर क्या हो रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूलर इवेंट। मॉलिक्यूलर इवेंट का मतलब होता है सेल के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। जैसे कि मान लो डीएनए है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। डीएनए से डीएनए भी बनता है, तो डीएनए से डीएनए की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो रेप्लिकेशन कहलाएगी। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस है वो ट्रांसलेशन कहलाएगी। यहाँ पर भी कुछ बातें दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ बताया गया है कि एक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन। अब इस चारों ऑप्शन में देख के फिर अपने को पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूलर इवेंट है और आपके पास में 5 ऑप्शन है, तो इसमें से आपको सबसे पहला, उसके बाद इस प्रकार से ढूंढना है।
तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आरएनए से डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसका मतलब डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। डीएनए से आरएनए बन रहा है। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से कोई चीज बाहर ला रहे हो। अब बाहर आप क्या ला सकते हो, इस प्रकार से मैं एक बड़ा पोर बना देता हूं इस प्रकार से कि ये अंदर आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से हमारा आरएनए बना। आरएनए न्यूक्लियर एक्सपोर्ट से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद में यहां राइबोसोम प्रेजेंट होंगे और इस राइबोसोम से, इस आरएनए से क्या बनाया जाएगा, प्रोटीन। तो यहां पर क्या बन रही है, प्रोटीन। कहां बनेगी प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम से कहां चली जाएंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन बनेगी और इस प्रोटीन के ऊपर फोल्डिंग करके कुछ चीजें ऐड कर दी जाएंगी जिसको अपन कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, तो ये ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन बनने के बाद हो रहा है। अब देखिए यहां पर हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा। ट्रांसलेशन जाहिर सी बात है ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा। स्प्लाइसिंग होता है, स्प्लाइसिंग के अंदर देखो एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए से जो आरएनए बना है, ये आरएनए के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो काम की हैं और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो काम की नहीं है। जो इंफॉर्मेशन काम की है उसको अपन नाम देते हैं एक्सोन और जो इंफॉर्मेशन काम की नहीं है उसको अपन नाम देते हैं इंट्रॉन। दो प्रकार के होते हैं। एक्सोन जब काम की चीज है उसी को रखना और बिना काम की चीज को हटा देना। तो एक्सोन को रखना और इंट्रॉन को यहां से हटा देना, इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं स्प्लाइसिंग। तो जाहिर सी बात है डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए के बाद में स्प्लाइसिंग होगी और आरएनए के बाद में स्प्लाइसिंग होने के बाद में न्यूक्लियर एक्सपोर्ट होगा। यानी कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस भी न्यूक्लियस में होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी न्यूक्लियस में होगी। दो इवेंट इसमें से ऐसे हैं जो न्यूक्लियस में हो रहे हैं। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट यानी ये न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है, ट्रांसलेशन यानी ये भी बाहर होता है, ग्लाइकोसाइलेशन यानी ये भी बाहर होता है। तो अब आप पहचान सकते हो। तो सबसे पहला इवेंट कौन सा, ट्रांसलेशन। ए कहां है, दो ऑप्शन में है, तो ये तो हमारे गलत हो जाते हैं, इधर अपने को जाना ही नहीं। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या होगा, स्प्लाइसिंग। क्योंकि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट बाहर निकालने से पहले इसको ठीक किया जाएगा, सिर्फ एक्सोन को रखा जाएगा, इंट्रॉन को हटा दिया जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या होगा, स्प्लाइसिंग। ए के बाद में क्या आएगा, डी। इधर ए के अंदर बी है। तो ये लो, अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो कोई समस्या नहीं, दो से ही आपका ऑप्शन क्लियर हो गया, बात बन गई। उसके बाद में फिर से बंद कर लेते हैं, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है, कंफर्म कर लेते हैं। स्प्लाइसिंग, एक्सोन रखा, इंट्रॉन को हटा दिया, इसके बाद में आप इसको न्यूक्लियस से बाहर लाए यानी बी, तो डी के बाद में बी आया। उसके बाद में बाहर लाने के बाद में इस आरएनए से आपने प्रोटीन बनाई यानी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन बी के बाद में सी हुआ और प्रोटीन बनाने के बाद में इसको फोल्ड करने के लिए कुछ शुगर ऐड की जिसको ग्लाइकोसाइलेशन नाम देते हैं, सबसे लास्ट में हुआ। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो गया, सही हो गया। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर इवेंट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन आपसे तभी सोल्व हो पाता है जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। यानी यहाँ पर आपको रेप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, स्प्लाइसिंग के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसलेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसके क्रम का पता होना चाहिए, सीक्वेंस का पता होना चाहिए, तब जाके आपके क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए तो यहाँ पर यह तभी होता है जब आप अपने कॉन्सेप्ट, अपने चैप्टर के बारे में बहुत क्लियरली जानते हो, तो आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट सीक्वेंस देखनी है जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अब देखिए ये बात हमने पहले कर ली, एक बार फिर से कर लेता हूं कि ये इस प्रकार से अपन कहते हैं न्यूक्लियस, हाँ इस प्रकार मैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा ये हो रहा है। उसके बाद में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़ गया इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है। होपफुली ये बात आपको ध्यान में है। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स सबसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सबसे नजदीक होता है सिस गोल्जी।
उसके बाद में बीच में होता है मीडियन गोल्जी और उसके बाद में होता है ट्रांस गोल्जी। इसके बाहर जो भी टारगेट ऑर्गेनल्स है, लाइसोसोम हो सकता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आप यहाँ से भेजते हो। तो क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए बना, आरएनए बाहर की तरफ आया राइबोसोम में, यहाँ प्रोटीन बना, प्रोटीन बन के फोल्ड हुआ, वो सिस गोल्जी के पास गया, सिस गोल्जी से मीडियन गोल्जी, मीडियन गोल्जी से ट्रांस गोल्जी और ट्रांस गोल्जी से अपनी टारगेट साइट की तरफ चला गया। ये इस प्रकार की कुछ सीक्वेंस होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन में नहीं होता है तो राइबोसोम भी आ सकता है, और राइबोसोम भी अगर मान लो नहीं मिलता है तो आपको न्यूक्लियस भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि न्यूक्लियस कोई भी चीज़ है वो प्रोटीन का जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो न्यूक्लियस से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास में चली गई, ये गड़बड़ हो गया। न्यूक्लियस से कहाँ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो गड़बड़ हो गई बात। ये क्या बोलना चाह रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गड़ी, तो ये तो गड़बड़ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी भी सीधी लाइसोसोम की तरफ नहीं भेज सकती। साइटोसोल न्यूक्लियस ये ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद में हमारा करेक्ट ऑप्शन जो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी है, सबसे पहले प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनेगी, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर और साइट भी दी हुई हो सकती है, जैसे लाइसोसोम में चली गई, प्रोक्सीसोम में चली गई, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चली गई, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चली गई, कहीं पर भी जा सकती है अपने टारगेट सेल ऑर्गेनल्स तक। तो यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से आगे आपको कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक एग्जामिनर और क्या कर सकता है, आपके साथ स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से भी आपको ऑप्शन बढ़ा दे कि सिस गोल्जी में पहले आएगी, फिर ट्रांस गोल्जी में आएगी, और सिस गोल्जी से मीडियन में आएगी और मीडियन से ट्रांस में आएगी। आपको ये भी पूछ सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक सबसे पहले कौन सा गोल्जी होता है, तो वो सिस गोल्जी होता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर कौन सा गोल्जी होता है, तो वो ट्रांस गोल्जी होता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक कौन सा गोल्जी होता है, तो कहोगे ट्रांस गोल्जी। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक गोल्जी होते हैं, सबसे पहले सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी, ट्रांस गोल्जी। तो यही प्रोटीन का सीक्वेंस होगा, जो प्रोटीन जाएगी ट्रांसपोर्ट होगी, यही उस प्रोटीन का सीक्वेंस होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सॉर्टिंग वगैरह बहुत बढ़िया टॉपिक भी है और सेल ऑर्गेनल्स का पार्ट भी हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन अपने टारगेट सेल ऑर्गेनल्स तक जा रही है। उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है कि एक ऑर्गेनल है जिसके ऊपर कोई न्यूक्लिक एसिड या जिसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, यानी कोई ऐसा सेल ऑर्गेनल, ध्यान रखना कोई ऑर्गेनल की बात नहीं कर रहा, एनिमल की बात नहीं कर रहा, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, यानी डीएनए और आरएनए जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डीएनए या आरएनए का मतलब होता है जीनोम का प्रेजेंट होना, और जीनोम किस में प्रेजेंट होता है, जो एनिमल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, जिसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, उसके अंदर जीनोम प्रेजेंट होता है। लेकिन थोड़ी गड़बड़ क्या हुई कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल थी, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल थी जो एनारोबिक रेस्पायरेशन करती थी, और एनारोबिक रेस्पायरेशन करके अपना काम चलाती थी। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती गई, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर होती गई तो ऐसा देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक बैक्टीरिया है, ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक बैक्टीरिया है जो किसका भाई है, रिकेट्सिया प्रोवोजाकाई। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, खुद एनर्जी बनाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये एनर्जी इसके खुद की कोई काम नहीं आती। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया, इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म इसका मतलब उसके पास में खुद का डीएनए आरएनए होगा, खुद का प्रोटीन होगा, ये सारा का सारा राइबोसोम वगैरह खुद के अंदर होंगे, और खुद के अंदर होंगे इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक सेल ने अपने अंदर ले लिया, यानी प्रोकैरियोटिक सेल ने ही लिया, लेकिन वो बाद में प्रोकैरियोट से किस में कन्वर्ट हो गई, यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में प्लांट्स ने ऐसा देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ एक ही दूसरा बैक्टीरिया भी ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस करके खूब सारा फूड बना रहा है, और ये फूड उसके खुद के कोई काम नहीं आ रहा है। तो दूसरी सेल ने क्लोरोप्लास्ट को अंदर खींच लिया, तो वो प्लांट सेल बन गई। तो कुल मिला के बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स के होमोलोगस हैं। इसी को अपन बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो ये इसी की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल किस में कन्वर्ट हुई, यूकैरियोटिक सेल में उसका इवोल्यूशन हुआ। इस बात का प्रमाण क्या है कि ये बैक्टीरिया ही थे,
क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए कैसा प्रेजेंट होता है, सर्कुलर। डीएनए इनमें कैसा प्रेजेंट होता है, सर्कुलर। अब सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में लीनियर प्रेजेंट होता है। अब इसमें सर्कुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोकैरियोट का जो सिमिलरिटी है वो शो कर रहा है। इसके अंदर अगर आप राइबोसोम की बात करें, इनके अंदर राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम क्या होता है, 70S टाइप का होता है। अब यूकैरियोट्स के अंदर तो 80S टाइप का होता है, लेकिन इसमें कौन सा है, 70S। इसका मतलब किसके होमोलोगस है, प्रोकैरियोट्स के होमोलोगस है। तो ये दो बात इस प्रमाण करती हैं इस बात का कि ये कोई न दिन क्या थे, बैक्टीरिया थे, लेकिन यूकैरियोट सेल ने अपने अंदर ले लिया, जिसकी वजह से यूकैरियोटिक सेल की एफिशिएंसी बहुत बढ़िया हो गई, खूब सारी एनर्जी बनाने लग गए और खूब सारा फोटोसिंथेसिस करने लग गए। इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, क्योंकि इसकी जो ये मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी खुद की है, इसके अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल, और ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, और ये यूकैरियोट्स ने दी है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इसीलिए ये दोनों डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, क्योंकि इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक ओरिजिन है और अंदर की मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों बैक्टीरिया के भाई हैं। और न्यूक्लियस हमारा खुद का घर का है, इसका मतलब इसके अंदर डीएनए और आरएनए वैसे प्रेजेंट होता है और इनके अंदर वैसे प्रेजेंट होता है। तो तीनों में क्या प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर खुद का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, क्योंकि ये हमारे यूकैरियोटिक सेल का सेल ऑर्गेनल है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए और आरएनए क्यों होता है, क्योंकि ये भी किसी दिन बैक्टीरिया की तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो तो यूकैरियोटिक सेल का स्वार्थ बढ़ा, और स्वार्थ बढ़ने की वजह से इसको अपने अंदर ले लिया, और अपने अंदर लेते ही बढ़िया एफिशिएंसी बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो फिर से, जैसा कि क्वेश्चन का हर पैटर्न अपन रखते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अगर मैं आपको बिना मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन करवाऊं तो मज़ा नहीं आता, तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी रखना जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या दिए गए हैं, कुछ स्टेन करते हैं हम। स्टेन का मतलब होता है कलर्ड करना। कलर करने की वजह से कोई भी चीज़ है वो आपको माइक्रोस्कोपी वगैरह में आसानी से दिखाई दे सकती है, उसको पहचानने में बहुत आसानी होती है। तो कुछ डाई होती हैं, प्रत्येक चीज़ों को रंगने के लिए या उसको देखने के लिए डाई काम में लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर अपन वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं आपको जिम्सा की बात करूं, अब जैसे जिम्सा मोस्टली बच्चों की याद रहती है, तो जिम्सा जो है वो किसको स्टेन करेगी, डीएनए को। जिम्सा किसको स्टेन करेगी, डीएनए को। तो सी में आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। सी में कौन सा ऑप्शन चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। तो ये दो में है, इसका मतलब ये ऑप्शन होने से रहा, ये होने से रहा। उसके बाद में अपन बात करते हैं मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू आप डेली रूटीन में काम में लेते हो, डेली रूटीन में काम में लेते हो लैब में, जिसको सेल को आप स्टेन करते हो, यानी किसको स्टेन करते हो, साइटोप्लाज्म को। तो बी में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। ये लो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें बी में थर्ड है, इसका मतलब ये भी दो पहले से कैंसिल हो गए, तीसरा वैसे कैंसिल हो गया, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम गड़बड़ क्या करते हैं, गड़बड़ ये करते हैं यार ये तो नाम कभी सुना ही नहीं, ये नाम को भी सुना ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार एक चीज आने पे भी क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाते हैं। तो ये हार्ड दिखने वाले क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। कोई इंसान आपको हार्ड दिखता है इसका मतलब वो हार्ड हो जरूरी नहीं है, ऐसा ही इसमें होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सी हो गया। अब अपन मैच कर लेते हैं हमारी जानकारी के लिए। जो जीनस ग्रीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करता है। ये भी बहुत सारे लोग सुने हैं, ऐसी ये चीज़ आपको बार बार सुनने को मिल सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करना। और आयरन हिमेटोजाइलिन, ये सेंट्रियोल, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल की स्पेसिफिक बात है जो सेल डिवीजन के समय काम आती है, सेंट्रियोल, ये इसको स्टेन करता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया, और इसको भी अपन बहुत बढ़िया सोल्व करेंगे। हाँ, इसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं और इनके एग्जाम्पल्स या इसके फंक्शंस दिए गए हैं। तो देखिए हम देखते हैं क्या बात दी गई है इसमें। इसके अंदर कुछ फंक्शनिंग से रिलेटेड कोई बातें दी गई है। क्या बोल रहा है, मैच द सब सेलुलर ऑर्गेनल्स इन टेबल फर्स्ट विद द सिंगल सीक्वेंस इन टेबल सेकेंड, यानी इसकी कोई सिंगल बातें दी गई हैं, हमें मैच करनी है। तो हमारे पास में क्या दिया है, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम से रिलेटेड इसमें क्या बात हो सकती है, एन टर्मिनल एम्फीपैथिक हेलिक्स ना, मैनो 6 फॉस्फेट। हाँ,
अगर ट्रांस गोल्जी के पास में किसी प्रोटीन के ऊपर मैनो 6 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, जो एक शुगर है, मैनो 6 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कहां जाएगा, लाइसोसोम में। तो इससे रिलेटेड बात यहां आ गई। ए में सेकंड होगा, अब ए में सेकंड होगा तो 3 में सेकंड है, हमारी बात सिर्फ एक ही कटा, बाकी 3 तो रह गए। अब हम दूसरी बात करते हैं, हम बात करते हैं ये सीक्वेंस पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का हमें पता है कि अगर ट्रांस गोल्जी के पास में कोई प्रोटीन है और इसके ऊपर 3 एमिनो एसिड की सीक्वेंस जुड़ी है, एसकेएल, सेरीन, लाइसिन और ल्यूसीन, 3 एमिनो एसिड की सीक्वेंस जुड़ी है, इसका मतलब ये कहां जाएंगे, पेरोक्सिसोम के पास। यानी कोई भी ट्रांस गोल्जी के पास में प्रोटीन है, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसिस होकर के आई है, और इस प्रोटीन के ऊपर 3 एमिनो एसिड की सीक्वेंस जुड़ी हुई है, एसकेएल, सेरीन, के का फॉर लाइसिन और ल्यूसीन, ये 3 एमिनो एसिड अगर उसके पास में है तो इसका मतलब ये पेरोक्सिसोम में प्रोटीन जाएगी। तो सी में 4th आएगा। अब सी में 4th तो मजे हो गए, सी में 4th यानी एक बात अगर आपको पता है तो इस सी हो गया, इस सी में फर्स्ट है ये होने से रहा, इस सी में 3rd है ये होने से रहा, इस सी में फर्स्ट है ये होने से रहा, एक चीज से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सी में 4th एक में ही है। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इस प्रकार से। तो हमें जो चीज आती है उतनी इंफॉर्मेशन से ही चीजों को मैच करनी चाहिए। तो हम फिर से सोल्व करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 चीजें हो गई, न्यूक्लियस, यानी किसी प्रोटीन के ऊपर लाइसिन एंड आर्जिनिन की बार बार सीक्वेंस आ रही है, किसी भी प्रोटीन के ऊपर क्या आ रही है, लाइसिन एंड आर्जिनिन की बार बार सीक्वेंस आ रही है, इसका मतलब ये कहां जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर जाएगी। ये प्रोटीन कहां जाएगी, न्यूक्लियस। अब आप कहो कि सर डीएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बना है और आरएनए से प्रोटीन बना है, तो प्रोटीन तो है वो ऑलरेडी, इंफॉर्मेशन डीएनए से ये तो वो तो ऑलरेडी है, तो फिर न्यूक्लियस में प्रोटीन की क्या जरूरत है, ये तो आपने सुना ही नहीं। तो वही आप ध्यान रखें, हिस्टोन प्रोटीन है, प्रोटीन है इसका मतलब वो राइबोसोम में ही बनी है, तो हिस्टोन प्रोटीन है तो न्यूक्लियस में, लेकिन वो बनी कहाँ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप रेप्लिकेशन के अंदर एंजाइम पढ़ते हो, डीएनए पॉलीमरेज, गायरेज, एसएसबी प्रोटीन, फलाना फलाना, तो ये सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, और प्रोटीन के बने हुए इसका मतलब इसका सिंथेसिस कहाँ हुआ, राइबोसोम के पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटीन आपको सेल के अंदर चाहे मिल कहीं पर भी रही हो, ये सिंथेसिस तो राइबोसोम के अंदर ही हुई है, और अंदर होने के बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गई है, साइटोप्लाज्म में सीधी भी जा सकती है। इसलिए कुछ प्रोटीन साइटोसोलिक होती हैं, कुछ प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड होती हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस होकर अपने टारगेट जगहों पर जाती हैं। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। तो इस बहम में मत रहना कि न्यूक्लियस में प्रोटीन नहीं होती हैं। हिस्टोन भी प्रोटीन है, रेप्लिकेशन से रिलेटेड एंजाइम है वो भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारे एंजाइम है वो भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं, और आपके जो बाकी स्प्लाइसिंग वगैरह से रिलेटेड जो एंजाइम है वो भी प्रोटीन से बने हुए हैं। इसका मतलब आपको न्यूक्लियस में भी भेजना पड़ेगा प्रोटीन को। अब न्यूक्लियस में कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन है, कैसे पता चलेगा कि वो न्यूक्लियस में जा रहा है या न्यूक्लियस का ही है, कैसे पता चलेगा, उसकी प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन से रिलेटेड सीक्वेंस ज़्यादा है। और इसका लाइव एग्जांपल हमने पढ़ा भी कि हिस्टोन के पास में सबसे ज़्यादा कौन से एमिनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। देखते ही पता चल गया हिस्टोन को कहाँ जाना, न्यूक्लियस में जाना। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो आप चेक कर लो बी में 3rd है क्या, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर कोई प्रोटीन जा रहा है, इसका मतलब उसके एन टर्मिनस के ऊपर एम्फीपैथिक हेलिक्स होती है। एन टर्मिनस पर एम्फीपैथिक हेलिक्स होने का मतलब पोलार और नॉन पोलार एमिनो एसिड का मिक्सचर, पोलार एमिनो एसिड भी होंगे और नॉन पोलार एमिनो एसिड भी होंगे। पोलार एमिनो एसिड के अंदर, इनके अंदर देखिए मोस्टली आपको आर्जिनिन एमिनो एसिड ज्यादा दिखाई देगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहां पर एम्फीपैथिक के साथ साथ क्या आ सकता है, आर्जिनिन एमिनो एसिड लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कौन से एमिनो एसिड होने चाहिए, नॉन पोलर एमिनो एसिड होने चाहिए। लेकिन लाइसिन और आर्जिनिन दोनों कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, इसका मतलब ये जाएगा न्यूक्लियस में। तो जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, साइटोक्रोम है, आपके 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5वां एटीपी सिंथेज होता है, ये सब किसके बने हुए हैं, ये सारे सारे प्रोटीन के ही बने हुए एंजाइम हैं। और ये एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं, इसका मतलब इनका सिंथेसिस कहाँ हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसका मतलब इनकी भी सॉर्टिंग हुई है। तो आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हो, जितनी भी एंजाइम्स पढ़ते हो, सारे प्रोटीन के बने हुए हैं, और ये प्रोटीन कहाँ पर बनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से हमारे सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद में बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन कौन सा आया, सेल साइकिल से। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि आप हमें ये बताओ कि एक माइटोसिस की फेज चल रही है, मियोसिस की फेज चल रही है, दोनों की ही, और इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, और डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ था तब तो डीएनए की अमाउंट थी 2C के फॉर्म में,
और रेप्लिकेशन हो गया तो उसके बाद में आपको 4C मिला। ये आपको क्या बोलना चाह रहा है, ये आपको बोलना चाह रहा है कि ये किस फेज में होता है। तो देखिए पहली बात तो अपन करें, क्योंकि फिर से अपन सेल साइकिल के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी चीजें निकाल देता हूँ कि ये मान लो इस प्रकार से हमारी सेल साइकिल है और इसको अपन 4 फेजेज में या फिर 2 फेज में मुख्य रूप से डिवाइड करें। एक तो होती है इंटरफेज, एक फेज होती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं, इंटरफेज, और एक दूसरी होती है एम फेज। एम फेज के ही बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब किसके होते हैं, एम फेज के पार्ट्स होते हैं। इंटरफेज के कितने पार्ट्स होते हैं, ये G1, S और G2। सबसे पहली G1, दूसरी S, G2, और उसके बाद में कौन सी फेज आ जाएगी, एम फेज आ जाएगी। इन तीनों फेजेस को, सब फेजेस को अपन नाम देते हैं क्या, इंटरफेज। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, एक सेल है जो शांति से पड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल को डिवाइड करना है, अपनी संख्या में ग्रोथ करनी है, वृद्धि करनी है, तो संख्या में वृद्धि करेगा तो क्या होगा, संख्या में बढ़ाएगा तो G1 फेज से वो एक्टिवेट होना शुरू होगा और G1 से क्या होगा, एस फेज में आएगा। एस फेज में इसके अंदर जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा। अब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना है तो वो क्रोमोसोम तो रहने से रहा, तो क्रोमोसोम से वापस लूज हो जाएगा। क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर बहुत टाइटली पैक है, आप इसको क्रोमोसोम नाम दे सकते हो, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन से अलग करना पड़ेगा, और अलग करना पड़ेगा तो डीएनए धागे के समान हो जाएगा, तो वहां पर क्रोमोसोम नहीं होंगे, वहां पर डीएनए है वो धागे के समान प्रेजेंट होगा, जिसको आप क्रोमेटिन नाम दे सकते हो। तो ये क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब आप 2N इसको नहीं बोल सकते, इसलिए उसको क्या नाम दिया था, C फॉर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन थी, एस फेज में रेप्लिकेशन हुआ, डबल हुआ, तो डबल होते 2C से कितना बन गया, 4C। सेल साइकिल की किस स्टेज में, इंटरफेज की एस फेज में। G2 फेज में सेल डिवीजन की तैयारी की जाती है, और डिवीजन की तैयारी की जाएगी तो G2 फेज के अंदर जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गया, स्पिंडल फाइबर बन गया, ये बनना शुरू हो गए, और ये सब अंदर का कंटेंट डबल हो गया। इसके बाद में सेल डिवीजन किस में करती है, एम फेज में। तो आप कहो कि डिवीजन करना है और एक सेल से 2 सेल बनानी है, इसका मतलब अंदर जो कंटेंट है उसको भी तो डबल करना पड़ेगा, वरना आप कहो कि एक डीएनए था वो सेल डिवाइड कर गई, एक सेल से 2 सेल बन गई लेकिन आधा डीएनए हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। जितना पुरानी कोशिका में डीएनए है उतना का उतना नहीं बनने वाली कोशिकाओं में प्रेजेंट है, तो फिर इसका मतलब बीच में उसको क्या किया जाता है, डबल किया जाता है। और डबल किस फेज में किया जाएगा, एस फेज में। एस फेज किसका पार्ट है, इंटरफेज का। हमारा आंसर क्या है कि 2C से 4C हुआ है, डबल हुआ है, और डबल हुआ है इसका मतलब किस में हुआ, इंटरफेज का। उल्टा भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है, क्या आ सकता है कि 4C से 2C हुआ, क्या आ सकता है, 4C से 2C हुआ, तो वो किस में हुआ, वो एनाफेज में हुआ। यानी अब एनाफेज का मतलब क्या है, क्रोमोसोम का सेपरेशन, और क्रोमोसोम सेपरेट यानी न्यूक्लियस का सेपरेशन, और न्यूक्लियस सेपरेट होने के बाद में टीलोफेज में क्या हो जाएगा, सेल अलग अलग बन जाएंगी। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, 2C से 4C भी पूछ सकता है और 4C से 2C भी पूछ सकता है। डबल किस में हो रहा है, इंटरफेज में, तो 2C से 4C और 4C से 2C यानी वापस कम हो रहा है, वो किस में हो रहा है, एनाफेज में। क्रोमोसोम का सेपरेशन किस में होता है, एनाफेज में। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको देखिए इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए पूछ सकता है कि इंटरफेज की भी कौन सी फेज में, तो हम कहेंगे इंटरफेज की एस फेज में, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, आज तो बरमार हो रही है मैच द पेयर की। उसके बाद में अपने पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो सेल ऑर्गेनल से देखने को मिला। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ मैच द पेयर की, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कई सारे सेल ऑर्गेनल्स की एक साथ दी हुई रहती है, या कई सारी बातें एक साथ पूछी हुई रहती हैं, तो इससे हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। यहाँ पर देखिए बढ़िया बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बातें हैं वो कितनी सही हैं, कितनी कैसे हैं, वो आपको पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले एटीपी सिंथेटेज, यानी जहाँ एटीपी का सिंथेसिस होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, और 5वां कॉम्प्लेक्स आप इसको बोलते हो, 5th कॉम्प्लेक्स। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। तो आप ये देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का ऑप्शन है क्या, ये रहा। तो ये एटीपी सिंथेटेज किस में है, इनर मेम्ब्रेन में। बी में फर्स्ट होना चाहिए, और ये मजे ही मजे, बी में फर्स्ट सिर्फ एक में है, इस बी में सेकंड है, होने से रहा। इस बी में हाँ ये भी है, तो ये बी में फोर्थ, 2 ही कटे। हमारे 2 ऑप्शन है, 2 तो कट गए।
एक कॉन्सेप्ट से सिर्फ और सिर्फ कि इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, एटीपी सिंथेटेज। अब देखिए और तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने क्रेब्स साइकिल बहुत बार पढ़ी है, और क्रेब्स साइकिल का जो सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो ही सिट्रेट बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मिलकर के फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, सिट्रेट। इसीलिए क्रेब्स साइकिल को अपन सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि कहां प्रेजेंट या कहां चलती है, तो आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सिट्रिक एसिड साइकिल कहां चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो यहां पर सिट्रेट सिंथेटेज, इसका मतलब ये एंजाइम सिट्रेट का सिंथेसिस कर रहा है, और सिट्रेट का सिंथेसिस कहां होगा, मैट्रिक्स में होगा। इसका मतलब ए में क्या आना चाहिए, थर्ड। अब देखिए इस ए में सेकंड है, ये भी कट हो गया, हमारे पास में एक ही चीज बचा। इसका मतलब कम इंफॉर्मेशन होते हुए भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, बहुत मजे की बात है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, हार्ड नहीं होते। फिर हम दो को वापस कंफर्म कर लेते हैं, ए और बी तो हमारा हो गया, सी और डी को भी कर ले। सी क्या बोलना चाह रहा है कि स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जिसको आप बोलते हो। तो इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम होता है। एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम है, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद में आउटर मेम्ब्रेन जो है वो मोनोएमीन ऑक्सीडेज। देखिए आउटर मेम्ब्रेन की आप बात करो तो वहां पर आप चीजें रट नहीं सकते कि आउटर मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में कंफ्यूजन है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एनिमल्स की है, यूकेरियोटिक है, और इनर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक है। तो इनर मेम्ब्रेन की बातें फिक्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन की बातें फिक्स कम है, क्योंकि हम कहा कि पोरीन प्रोटीन है। अब आप कुछ नहीं कह सकते कि पोरीन किसका ट्रांसपोर्ट कर रही है, पोरीन प्रोटीन है। आप ये बोल सकते हो कि कुछ नॉन स्पेसिफिकली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं जिनकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी साइज को तो पोरीन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आप ये भी कह सकते हो आयंस को ट्रांसपोर्ट करती है। आपको कहो कि क्या पानी को ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर को बिल्कुल करती है। तो इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन के बारे में आप कुछ नहीं कहते हो, तो आउटर मेम्ब्रेन के लिए अपन इतना ही कर सकते हैं कि जो ऑप्शन हमारे पास में बचता है वो ऑप्शन इसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। हाँ, आउटर मेम्ब्रेन के बारे में ये जरूर ध्यान रखना कि जो पोरीन प्रोटीन है ये आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन की तरफ नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, फिर से मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा, हाँ ये देखिए, इसमें भी बहुत दिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, चार सेल ऑर्गेनेल्स की बात एक साथ दे दी हमको। तो यहाँ पर कुछ काम है। अब देखिए बार बार अपन एक बात बोल रहे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। चीख चीख के एक बात अपन बोल रहे हैं, और मैं चीख चीख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में, आएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस पहला ही अपने को पता चल गया कि किसमें होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चीज जरूर ध्यान रख लो कि क्या राइबोसोम ऑप्शन में है, अगर नहीं है तो आंख बंद करके करो। राइबोसोम अगर ऑप्शन में है इसका मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस, क्योंकि पहले राइबोसोम से होते हुए प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगी। हमारे ऑप्शन में राइबोसोम है नहीं, तो इसका मतलब बी को फर्स्ट का होने से कोई नहीं रोक सकता, और बी में फर्स्ट है, इसमें सेकंड है, इसमें थर्ड है, इसमें फोर्थ है। ये लो, हो गया, बन गई बात। यानी मैं इतनी देर से आपको बात बोल रहा हूँ, छोटी सी क्वेश्चन है, इससे पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। तो यहां पर हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अब देखिए डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेरोक्सिसोम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, और इस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो इनके पास में प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम P450। ये एक विशेष एंजाइम है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आप ये देख लो कि आप कुछ खाने, भोजन में कुछ खा रहे हो, अपने फूड में कुछ खा रहे हो, या फिर एनवायरनमेंट से आपको कोई ना कोई बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो नेचर में पोलार हैं, और पोलार होने की वजह से आपकी बॉडी में वो नेगेटिव इफेक्ट दे रही हैं, साइड इफेक्ट उन चीज़ों का हो रहा है। तो उसको पोलार को नॉन पोलार में कन्वर्ट करना है, नॉन पोलार को पोलार में कन्वर्ट करना। देखिए कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर पोलार है,
कोई भी चीज़ अगर पोलार है तो वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से वो किडनी में चली जाएगी, किडनी से वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। और अगर मान लो अपनी बॉडी में कोई चीज़ नॉन पोलार है वो चीज़ हमने खा ली, तो नॉन पोलार तो नेचर में वो है, पोलार हमारा ब्लड है, इसका मतलब ब्लड उसको अपने अंदर डिजोल्व नहीं होने देगा, और ब्लड डिजोल्व नहीं होने देगा तो वो किडनी तक नहीं पहुंचेगा और वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने मान लो कोई चीज़ नॉन पोलार खाई, नेचर में जो नॉन पोलार है, जैसे घी खा लिया, अब घी खा लिया तो घी क्या है, नेचर में नॉन पोलार है और हमारा बॉडी ब्लड है उसको अंदर नहीं घोलेगा। तो घी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में लिपिड लिया तो लिपिड लेने की वजह से वो हमारे साइड के अंदर जमा हो जाएगा, बाहर तो निकल नहीं रहा साइड में, जिससे हमारा मोटापा बढ़ेगा। तो आप हमेशा सुनते हो कि लिपिड की वजह से मोटापा बढ़ता है, कभी ऐसा सुना है प्रोटीन की वजह से मोटापा बढ़ता है? कभी नहीं सुना, क्योंकि प्रोटीन की वजह से अगर मोटापा नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन के अंदर कुछ पोलार अमीनो एसिड है, कुछ नॉन पोलार अमीनो एसिड है। तो अगर आपने प्रोटीन को एक्स्ट्रा अमाउंट में खाया तो वो पोलार होने की वजह से ब्लड में जाएंगी, ब्लड से किडनी में चली जाएंगी, किडनी से बाहर फेंक दिया जाएगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। आप ये कहोगे कि शुगर की वजह से मोटापा बढ़ता है साहब, तो शुगर एक्चुअल में पोलार होता है, लेकिन हमारे अंदर डाइजेशन का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, हमारी बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद में अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो लिपिड से एनर्जी लेगा, लिपिड भी अगर खत्म हो गया तो भूखमरी, कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन उसको कहते हैं, उसके बाद में प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू करता है। तो आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट या मीठा नहीं खाना बताया जाता है। क्यों? क्योंकि मीठा नहीं खाओगे तभी तो आपकी बॉडी के अंदर जमा हुई फैट का नंबर आएगा। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा अमाउंट में खा लिया तो फैट का नंबर ही नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट खत्म नहीं हुआ उससे पहले तो हमने दूसरा ठूंस लिया, तीसरी बार खाना खा लिया। तो इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट मनाही की जाती है, ताकि कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी में है नहीं, तो अब दूसरा नंबर किसका है? लिपिड का है, और लिपिड का डाइजेशन हो, उसीलिए आपको डाइट में ऐसा बोला जाता है। जबकि एक्चुअल में अगर आप देखो कार्बोहाइड्रेट खाली कार्बोहाइड्रेट खाओ, आप उसके साथ में लिपिड ना लो, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट है वो किडनी के अंदर यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो जो भी आपने पोलार चीजें खाई हैं उनको न्यूट्रल करना डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। सिंपल सी प्रोसेस है, साइटोक्रोम P450 है, वो नॉन पोलार चीजों को किस में कन्वर्ट करता है? पोलार में, जिससे वो ब्लड में जाएं और ब्लड में जाकर के घुल जाएं, किडनी में चली जाएं, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूं डिटॉक्सिफिकेशन का, कि आप कोई टेबलेट लेते हो, टेबलेट आपकी बॉडी में काम करती है, काम करने के बाद में आप कहोगे कि 6 घंटे से उसको वापस लेना, 12 घंटे से उसको वापस लेना, 24 घंटे से उसको वापस लेना। तो इसका मतलब क्या है कि टेबलेट नॉन पोलार है, और जब तक वो नॉन पोलार फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो क्या होगा? नॉन पोलार फॉर्म में प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी में वो काम करेगी, जैसे पोलार में कन्वर्ट होगी वो किडनी से निकल जाएगी। तो आपने टेबलेट ली, टेबलेट लेने के बाद में साइटोक्रोम P450 उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पोलार में, वो बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। जितनी ज़्यादा टेबलेट लोगे यूरिन का कलर डार्क आएगा। इसका मतलब आपकी बॉडी में क्या चल रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है। नेचुरली भी आप डिटॉक्स कर सकते हो अपनी बॉडी को, सुनते हो ना, विटामिन ई। विटामिन ई बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यही होता है कि आपने जो भी अनावश्यक चीजें खाई हैं उसको क्या कर देना? न्यूट्रलाइज कर देना। विटामिन ई ये भी बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है या डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला कंटेंट है, और किस में ज़्यादा होता है? खीरा में। तो खीरा अपने को खाना चाहिए। वैसे भी डाइट में अपने को ये चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, और तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करने को मजबूर करती हैं। तो इसका मतलब आपकी बॉडी भी क्या काम करती है? अच्छा, सोल्व नहीं हुआ क्या? आपकी बॉडी भी क्या कर रही है? बॉडी के जो कंटेंट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है। तो बी में हमारा फर्स्ट था, एक में था, हमारा क्वेश्चन सही भी हो गया था। उसके बाद में ए में सेकंड है, तो ये भी सही है। सी में लाइसोसोम, सब जानते हो, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर जो भी गंदी बुरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना, तो सी में फोर्थ हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें NADH2 क्या होता है? NADPH2 का ऑक्सीडेशन होता है, और किसके साथ में? फॉस्फोरिलेशन के साथ में, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, जिसमें आप फाइनली किसका सिंथेसिस करते हो? ATP का सिंथेसिस करते हो। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज। ये पूछना चाह रहा है कि भाई इसमें से किसकी साइज सबसे बड़ी है उसको पहले लिखो, सबसे छोटी साइज के मॉलिक्यूल को बाद में लिखो। तो हमारे अंदर सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी साइज दी गई है। तो सबसे पहले देखें तो देखिए, अंडे से बड़ी तो कोई चीज़ होती ही नहीं।
अंडे से बड़ी तो कोई चीज़ होती नहीं, अंडा सबसे बड़ा है तो अंडा सब में है, इसका मतलब हमारी बात नहीं बनी। अंडे के बाद में न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डी के बाद में ई है तो इसमें ए है, गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद में अंडे से छोटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से छोटा कौन हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास खुद के पास प्रोटीन है और इसके खुद के राइबोसोम हैं। इसका मतलब ये तो इससे बड़े होने से रहे लॉजिकली, यानी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा है। राइबोसोम भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसका मतलब ये भी माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों से बड़ा है। तो इसके बाद में कौन आएगा? ए, और ए कहाँ गया? ये रहा। हाँ, पहले डी के बाद में ई और ई के बाद में ए, इसके बाद में सी है, इसके का मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से करेक्ट। उसके बाद में आप देख लो, इसमें चेक कर लो, डी हो गया, ई हो गया, उसके बाद में बी, यानी प्रोटीन है। ये प्रोटीन इससे बड़ा होता है और उस सबसे छोटा हमारा राइबोसोम होता है जिसके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती। तो हमारा राइट ऑप्शन 4 हो गया। ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, लॉजिकली होते हैं, थोड़ा सा दिमाग, इनको देख के हमें लगता है यार ये तो चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं, लेकिन हम पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि ह्यूमन एग में न्यूक्लियस भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ होता है। इसका मतलब ये लॉजिकली सबसे बड़ा है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि इसमें डीएनए, आरएनए सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब इसके बाद में इसका नंबर आ जाएगा। अब आप इनसे कर नहीं सकते तो आप ये भी लॉजिकली कर सकते हो। आपको ये पता हो कि यार राइबोसोम तो सबसे छोटा ही है इनमें से, तो सबसे लास्ट देख लो, एक में ही है, सी सबसे लास्ट एक में है, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते हैं, दिखने में हार्ड लगते हैं लेकिन हैं बड़े मजेदार। अब देखिए फिर से सेल साइकिल की बात हो गई और यहाँ पर मैं आपको समझा भी रहा था कि सेल साइकिल में ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है कि सबसे पहले क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है। देखिए, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले G1 होती है, उसके बाद में S फेज होती है, उसके बाद में G2 होती है, उसके बाद में M फेज होती है। ये कुछ फेजेस हैं। इन तीनों को अपन इंटरफेज बोल रहे थे, इसको अपन माइटोसिस, मियोसिस इस प्रकार से नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाम से पता चल रहा है कि G1 साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, प्रत्येक सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए साइक्लिन प्रोटीन होती है और उस पर डिपेंडेंट CDK होता है। CDK फॉर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसके ऊपर फॉस्फोरिलेशन ऐड करते ही सेल साइकिल शुरू हो जाती है, इसलिए इसको काइनेज का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना, फॉस्फेटेज का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? G1 साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स सबसे पहले ए ऑप्शन है, तो ये 2 चले गए साहब। G1 के बाद में कौन सी फेज है बताओ? S फेज। तो G1 के बाद में S यानी S फेज साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, प्रत्येक फेज का साइक्लिन होता है, CDK होता है जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब A के बाद में कौन आएगा? C। ये लो A के बाद में कौन आ रहा है? C। तो ये ऑप्शन हमारा, ये हाँ सीक्वेंस ऊपर नीचे होगी लेकिन हमें तो देखिए ऑप्शन से मतलब है। तो ए के बाद में कौन आएगा? सी के बाद में कौन आएगा? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDC20, यानी कि आपकी सेल साइकिल है वो G1 है, G1 से S में चलेगी, S फेज से G2 में चलेगी, G2 से M में, M में भी सबसे पहले किसके पास में गई? प्रोफेज से मेटाफेज से एनाफेज में। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDC20, ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करता है जिससे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज में, यही क्रोमोसोम को सेपरेट करता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDC20। उसके बाद में एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDH1, ये प्रोटियासोम होता है जो, क्योंकि एनाफेज के बाद में टीलोफेज आता है, सेल डिवाइड हो जाती है, तो एक बार सब चीज़ों को रोक दिया जाता है, तो ये सबको क्या कर देगा? खत्म कर देगा, जिससे सारे सेल ऑर्गेनल वापस बन जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वापस शेप बन जाती है, आपकी सेल नॉर्मल काम करना शुरू कर देती है। तो ये सबसे बाद में आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। तो इस प्रकार से ये सेल साइकिल था। इसके बाद में अरेंज द फॉलोइंग सेल साइकिल स्टेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन देयर अकरेंस, बार बार यही चीज़ें हैं, तो क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाती हैं और इसका ऑप्शन नीचे है। अच्छा, तो हमें यही करना है कि सबसे पहले कौन सी आएगी, उसके बाद में कौन सी आएगी। तो ये तो देखो हम पढ़ ही चुके हैं, हाँ सबसे पहले कौन सी आएगी? G1। तो G1 देखो कहाँ, C सबसे पहला चाहिए, अच्छा एक नहीं है, ये लो। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक में ही है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। मैच करके देख लो कि S के बाद G1 के बाद में कौन सी आएगी? S, यानी C के बाद में A, तो G1 के बाद में S के बाद में कौन सी फेज आती है? G2, D ये, और सबसे लास्ट में B, ये B, ये सही हो गया हमारा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो,
वैसे तो एक सी क्वेश्चन में एग्जाम में इतना एक्सपेरिमेंट अपने को नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम बचाना होता है। तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले G1 फेज आती है। ऑप्शन देखे, ऑप्शन में देखा कि सबसे पहले G1 फेज आती है, सबसे पहले C ऑप्शन आएगा, एक में C है, टिक करो, आगे बढ़ो, तुरंत बढ़ो। यहां पर मैं आपको सोल्व करा रहा हूं ताकि आपके चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज इन मियोसिस। मियोसिस दो प्रकार का होता है। मियोसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। जर्म सेल्स में होता है, स्पर्म और ओवम उनसे बनते हैं। स्पर्म और ओवम इनसे बनेंगे जिससे क्या होगा कि इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है। मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड, और मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक क्रोमोसोम आएगा फादर से, दूसरा क्रोमोसोम आएगा मदर से, दोनों के जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की डिप्लोटीन स्टेज, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी स्टेज यहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले लेप्टोटीन होती है, लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन होती है, जाइगोटीन के बाद में पैकाइटीन होती है, पैकाइटीन के बाद में यह होती है डिप्लोटीन, और इसके बाद में डाइकाइनेसिस। देखिए क्या होता है, फादर और मदर के क्रोमोसोम हैं, ये क्रोमोसोम एक दूसरे के नजदीक आएंगे क्योंकि डिप्लॉइड है तो एक जैसे क्रोमोसोम दो हैं जिनको होमोलॉगस क्रोमोसोम नाम देते हैं। ये एक दूसरे के नज़दीक किसमें है, लेप्टोटीन में। फिर एक दूसरे के नज़दीक आकर के एक दूसरे से जुड़े, यहाँ एक दूसरे से नज़दीक आए जुड़े, जिसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जिसको आप बोल सकते हो, ये किस में होती है, जाइगोटीन। फिर ये एक दूसरे के ऊपर जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, जिस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर होगी, ये किस में होगी, पैकाइटीन। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में ये बाकी तो सारे सेपरेट हैं, जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ है सिर्फ वहीं से चिपके हुए हैं, तो ये अलग होके ये किस में होगा, डिप्लोटीन में। और फिर ये क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, इसको अपन कहेंगे डाइकाइनेसिस। तो जहां से ये क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, इस एरिया को अपन बोलते हैं कियाज्मेटा। इसको अपन क्या बोलते हैं, कियाज्मेटा। देखिए दो बातें होती है, एक तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जहां पर जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज होना है वहां पर क्रोमोसोम एक दूसरे से नजदीक आते हैं, ये जाइगोटीन में होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। और क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन कियाज्मेटा बोलते हैं। कियाज्मेटा आपको दिखाई देंगे, जाहिर सी बात है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, यानी ये डिप्लोटीन स्टेज में दिखाई देते हैं। डाइकाइनेसिस में सारे क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिप्लोटीन में क्या होता है, तो डिप्लोटीन में जाहिर सी बात है क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में कियाज्मेटा बनते हैं। तो क्या बोल रहा है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कियाज्मेटा। ऐसा नहीं होता जितने कियाज्मेटा बन गए वो बन गए हैं, रिडक्शन या इंक्रीज ऐसा इसमें कुछ होता नहीं। ये क्या बोल रहा है, सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम एक्सेप्ट एट द कियाज्मेटा। अब क्रोमोसोम है वो पेयरिंग हुई, क्रॉसिंग ओवर हो गया, उसके बाद में सेपरेट ही होंगे, लेकिन कहां से चिपके हुए हैं, जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यानी जहां पर कियाज्मेटा बना हुआ है। ये बात अपने अभी देखी है, ठीक लग रही है, बाकी चेक करके देख लो। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात किस में होती है, पैकाइटीन में, डिप्लोटीन में नहीं होती। हमें क्या पूछ रहा है, डिप्लोटीन के बारे में। ये बात किसके लिए सही है, पैकाइटीन के लिए। तो हमारे ऑप्शन में इस प्रकार से गलत हो गया। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात किसके लिए सही है, जाइगोटीन के लिए। तो इस प्रकार से आपका मियोसिस का प्रोसेस फर्स्ट पूरा रिवाइज हो गया होगा कि सबसे पहले क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे लेप्टोटीन में, फिर एक दूसरे के साथ में जोड़े बनाएंगे। जोड़े किस में बनाएंगे, जाइगोटीन में। जहां से जोड़े बनेंगे उसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जोड़ा बनाने के साथ बाद में एक दूसरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, एक दूसरे का एक्सचेंज करेंगे जेनेटिक मटेरियल को, क्रॉसिंग ओवर कहा। फिर कियाज्मेटा बन जाएगा, स्ट्रक्चर बनेगी, उसको डिप्लोटीन में, और डाइकाइनेसिस में ये अलग हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। सारे ऑप्शन ध्यान रखना सही है। हाँ, ये कियाज्मेटा का रिडक्शन किसी में भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन अलग अलग स्टेजेस के लिए। ये जाइगोटीन के लिए सही है, ये पैकाइटीन के लिए सही है, और ये डिप्लोटीन के लिए सही है। उसके बाद में हाँ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। देखो, सबसे पहले हमने सेल साइकिल के अंदर आपको समझाया था कि हमको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इसलिए मैंने आपको इसका इंट्रोड्यूस दिया था।
तो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम नंबर एन एंड कंटेंट सी। देखिए क्रोमोसोम के नंबर से हम किसको डिनोट करते हैं, एन से, और जो डीएनए का कंटेंट होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, सी। ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन सी का मतलब क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ में डीएनए अभी हो सकता है अटैच ना हुआ हो या फिर लूजली हुआ हो, तो इसको अपन सी से क्रोमेटिन। और यही डीएनए अगर हिस्टोन प्रोटीन से बहुत टाइट पैक होकर इकट्ठा हो गया तो इसको अपन क्रोमोसोम नाम देते हैं। कंटेंट सेम है, वही जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, यही जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन डीएनए पे होती है और वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम पर होती है, डिफरेंस नहीं होता। यानी कि एक डोर है, आपने उसको चरखी पे टाइटली लपेट दिया तो डोर तो खुली पड़ी थी छत पे तो भी डोर ही है, और चरखी पे लिपट गई तो भी डोर ही है, बस उसका सरफेस एरिया कम हो गया। तो जो चरखी है वही हमारा हिस्टोन प्रोटीन है जो डीएनए को क्या कर रहा है, लपेट रहा है, सरफेस एरिया कम कर दिया। इसके अलावा क्रोमोसोम और डीएनए में डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई एक क्रोमोसोम है और उसके अंदर डिप्लोटीन स्टेज, मैमेलियन oocyte। अभी हमने देखा कि डिप्लोटीन स्टेज में तो क्रॉसिंग ओवर भी हो जाता है। अच्छा, इससे पहले ये एस फेज से होके आया, इसका मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन भी यहां पर हो गया। तो पहले तो हमने डीएनए का रेप्लिकेशन को किससे डिनोट किया, 2C से, लेकिन एस फेज से बाहर निकलती है किस में चला गया, 4C में। इसका मतलब 2C से क्या बन जाएगा, 4C। तो ये तो है ही नहीं, 2C बोल रहा है। ये दोनों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि किसकी बात कर रहा है, डिप्लोटीन, यानी मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, इसका मतलब अभी प्रोफेज फर्स्ट में चल रहे हो, एनाफेज फर्स्ट में नहीं गए, क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हुआ, और नहीं हुआ इसका मतलब आपकी सेल क्या रहेगी, डिप्लॉइड। हाँ, अगर ये बोल देता एनाफेज सेकंड के अंदर क्या स्थिति है तो फिर आप हैप्लॉइड करते, कि एनाफेज सेकंड के अंदर क्या हो जाता है, आपका हैप्लॉइड कंडीशन हो जाती है। देखिए डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब आप होपफुली समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे मैं आपको बता देता हूं कि आपके अंदर कितने 46 क्रोमोसोम, आप इसको दूसरे फॉर्म में क्या बोल सकते हो कि भाई 23 पेयर हैं। मैं आपको अक्स साथ में लेके बोल रहा हूं, 23 पेयर हैं, या मेल, चलो मेल की भी थोड़ी इज्जत करते हैं, 22 पेयर प्लस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो देखो क्या होता है, हम एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है, एक तरफ अपन बोल रहे हैं 23 पेयर क्रोमोसोम। दोनों बातें क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। लेकिन ये सेम किस तरह से हुई कि 46 के तो और भी ज़्यादा जोड़े बन सकते हैं, 3-3 के बन सकते हैं, 4-4 के बन सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि 2 जोड़े। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एक जैसे क्रोमोसोम 2 हैं। एक जैसे क्रोमोसोम कितने हैं, 2 हैं। और उन 2 क्रोमोसोम में से कहाँ से आए, एक फादर से आया, एक मदर से आया। और जब मियोसिस सेकंड होगा तो उन दोनों क्रोमोसोम में से कोई एक क्रोमोसोम या तो स्पर्म में चला जाएगा अगर मेल है तो, या फीमेल में ओवम में चला जाता है। वैसे आगे जनरेशन बनेगी तो स्पर्म और ओवम वापस फ्यूज होंगे, तो वापस में से एक होमोलोगस क्रोमोसोम तो स्पर्म से आ जाएगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ओवम से आ जाएगा, फिर से एक जैसे क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से काम चल रहा है। तो ये बात किसकी चल रही है, मियोसिस की। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब है एक जैसे क्रोमोसोम 1 होना या एक जैसे क्रोमोसोम 2 होना, तो जिसको अपन क्या नाम देते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जैसे मान लो आप कह दो कि सर एक जैसे क्रोमोसोम 3 हो तो क्या होगा, तो फिर 3n हो जाएगा। एक जैसे क्रोमोसोम 4 हो तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ये प्लांट्स में देखने को मिलेगा। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट होता है। तो वही बात है कि हमारे फादर और मदर से हमको एक एक क्रोमोसोम मिला है जो स्पर्म या ओवम में फिर से अलग हो जाएगा। इसलिए हमारी जो सेल है उसको, जाइगोट है, उसको अपन डिप्लॉइड बोलते हैं। लेकिन हैप्लॉइड किसको बोलते हैं, स्पर्म या ओवम को, क्योंकि उसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम चला गया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ओवम या स्पर्म में हाफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो उतनी है। आप किसी एक किताब 12th क्लास की NCERT ले आओ और 2 कॉपी ले आओ, इसका मतलब ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन डबल हो गई। इन्फॉर्मेशन तो उतनी है, 2 कॉपियों में से एक कॉपी इस भाई को दे दिया, एक कॉपी इस भाई को दे दिया, तो क्या फिर ये इन्फॉर्मेशन आधी हो गई, नहीं, इन्फॉर्मेशन उतनी की उतनी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो वही बात है, स्पर्म के अंदर जो जोड़े थे उनमें से हमने एक एक कॉपी उठाई है। इसका मतलब जितनी आपकी नॉर्मल सेल के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उतनी की उतनी स्पर्म या ओवम में है। तो इसीलिए अपन बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हाफ नहीं होती, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं मियोसिस के अंदर। तो ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर हमारा 4th है। तो होपफुली ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे सेल बायोलॉजी के। अब देखिए सेल बायोलॉजी के हमने टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पूरी सेल बायोलॉजी पढ़ ली, जाहिर सी बात है छोटी छोटी टाइम के आधे पूर्ण घंटे के वीडियो, 2 वीडियो से अपन नहीं पढ़ सकते। मगर मेरा पर्पज़ यही है कि कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊं,
क्वेश्चंस के सोल्व करने के एक्सपर्ट बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी कमी हमें नॉलेज होते हुए भी हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करने आते, इस वजह से हमारा सिलेक्शन रह जाता है। तो वो वजह आपकी ना बने, ये मेरा प्रयास है। बाकी आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म करें, हमें बताएं कि हमें कितनी चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, कैसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये सारी बातें आप हमें बताइए, जिससे हम ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करते रहें, लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन किसी नई यूनिट के साथ नए वीडियो में।